हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 18 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। इस दिन ताजमहल, इजिप्ट के पिरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे दुनिया भर के सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इतिहास के यादगार स्मारकों को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कई सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाती है और लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है कि ये जितने भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं, ये सारी विश्व धरोहर हैं। इनको आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखना कितना इम्पोर्टेंट है और ये हम सबका कर्तव्य है। यूनेस्को के प्रयासों के बाद ही अब दुनिया भर के कई सारे देश अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। कई सारे देशों में तो ये टूरिज्म का भी सोर्स है। सरकारें इनसे कई मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स हर साल कमाई कर रही हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें अजंता केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, एलोरा केव्स और कुतुब मीनार सबसे पॉपुलर हैं। इसके साथ ही भारत में कई सारी नेशनल पार्क्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की पॉपुलेशन को लेकर। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने साल 2024 के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि भारत की पॉपुलेशन इस समय 144 करोड़ 17 लाख क्रॉस हो गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की 24% पॉपुलेशन यानी 34 करोड़ 56 लाख 0 से 14 साल की एज ब्रैकेट के बीच में है, जबकि भारत की 68% पॉपुलेशन 15 से 64 साल की एज ब्रैकेट के अंदर है। इसके साथ ही 7% पॉपुलेशन भारत की 65 साल की उम्र से ज्यादा की है। वहीं पर भारत के अंदर आदमियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 71%, जबकि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 74%। यानी ऑन एन एवरेज भारत के आदमी 71 साल की उम्र तक जीते हैं, जबकि भारत में महिलाएं 74 साल तक जीती हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स जायंट टेस्ला कंपनी को लेकर। पिछले कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि टेस्ला कंपनी भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। अब ये सारी चीजें मटेरियलाइज होते दिखाई दे रही हैं। पिछले कल टेस्ला कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनके CEO इलॉन मस्क अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो वो मंडे को यानी कि 22 अप्रैल को भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मीटिंग करेंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के बाद ही वो भारत के अंदर 3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की आधिकारिक घोषणा करेंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 437 बिलियन डॉलर्स थे। अब भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर एक नया डेटा सामने आया है। सरकार ने बताया कि सबसे ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करने वाली भारत की टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं। इस लिस्ट में टॉप के ऊपर है गुजरात, और गुजरात ने तकरीबन भारत के 30% एक्सपोर्ट्स अकेले ही किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में गुजरात ने अकेले 134.4 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे, जबकि सेकंड नंबर के ऊपर था महाराष्ट्र, और पिछले साल महाराष्ट्र ने 67.2 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे, जो कि टोटल एक्सपोर्ट्स का 15% बनता है। थर्ड नंबर के ऊपर आ तमिलनाडु, जिसने पिछले साल 43.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 10% बनता है। वहीं पर फोर्थ पोजीशन के ऊपर 26.6 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट के साथ कर्नाटका था, जिसने भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का 6% एक्सपोर्ट किया। वहीं पर इस लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन के ऊपर है उत्तर प्रदेश, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूपी ने भी 20.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का 4.5% बनता है। अब अगर इन 5 स्टेट्स का डेटा ऐड करके टोटल किया जाए तो तकरीबन 61% इन 5 स्टेटों ने एक्सपोर्ट किया था। आप सोचिए कि देश के 61% गुड्स का एक्सपोर्ट बस यही 5 स्टेट कर रही हैं, और बाकी की 22 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी कुल मिलाकर मात्र 39% एक्सपोर्ट करती हैं। अब समय आ गया है कि एक्सपोर्ट्स को लेकर भारत की अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम कलेक्टिवली 1 ट्रिलियन डॉलर्स के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का फिगर टच कर पाएंगे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। इंडियन आर्मी की जो शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी इजराइल हमास वॉर को डिटेल तरीके से स्टडी कर रही है। इस पूरे वॉर को मॉनिटर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि टेररिस्ट कौन कौन सी क्या स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस उसको कैसे काउंटर कर रही है, ताकि अगर सेम सी सिचुएशन इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर होती है और पाकिस्तान भी सेम तरीके से अगर टेररिस्ट का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर अटैक करता है, तो फिर उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए भारत के सोल्जर्स पहले से ही ट्रेन होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सर ने इसके साथ ही ये भी कहा कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को भी पिछले 3 साल से बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आजकल के वॉर्स में नई टेक्नोलॉजीज और ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल हो रहा है और ये वॉर को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सक्सेस के बाद अब भारत ने स्वदेशी बुलेट ट्रेन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इस बुलेट ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर तक होगी। अब जो अहमदाबाद से मुंबई रूट के ऊपर भारत जापान के साथ मिलकर जो बुलेट ट्रेन लॉन्च कर रहा है उसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे में भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन की स्पीड का कम होने का कारण ये कहा जा रहा है कि भारत की बुलेट ट्रेन अभी की वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जा रही है। चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया है। नो डाउट कि जापान हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत अगर अपने दम पर अपने पैरों के ऊपर बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी हासिल करता है तो भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बेशक स्टार्टिंग में हमारी बुलेट ट्रेन की स्पीड जापान की बुलेट ट्रेन से कम होगी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ भारत उसको भी अचीव कर लेगा। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस को लेकर। ग्रीस ने साल 2000 में फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन से 15 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जिसमें 5 की संख्या में 2 सीट वाले ट्रेनर फाइटर जेट्स हैं, जबकि 10 की संख्या में सिंगल सीटर फाइटर जेट्स हैं। खबर आ रही है कि ग्रीस अपने इन मिराज फाइटर जेट्स को फेस आउट करना चाहता है। अब क्योंकि इन फाइटर जेट्स की एज 25 साल से भी कम है, इसलिए भारत ग्रीस के इन सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। खबर है कि ग्रीस और भारत के बीच बैकडोर से बातचीत स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि क्या भारत केवल 10 सिंगल सीटर फाइटर जेट्स लेगा या फिर 5 ट्विन सीटर ट्रेनिंग जेट्स को भी लेगा। इंडियन एयरफोर्स इस समय 50 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है और इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि इनको 2035 साल तक यूज किया जाए। इसलिए अगर हम ग्रीस से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करते हैं तो उनके लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और अर्जेंटीना को लेकर। पिछले कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जेंटीना अपनी एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट्स की डील साइन करने वाला है उसमें भारत का तेजस फाइटर जेट और पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट फ्रंट रनर है और अर्जेंटीना की सरकार इन दोनों देशों से फाइटर जेट परचेज करेगी। लेकिन पिछले कल अर्जेंटीना ने भारत और पाकिस्तान दोनों के नए फाइटर जेट्स को रिजेक्ट करके एक तीसरे देश डेनमार्क से 24 की संख्या में सेकंड हैंड फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं। खबर आ रही है कि अर्जेंटीना ने डेनमार्क से सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्जेंटीना ने सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स को इसलिए चुना क्योंकि वो एक बेटर टेस्टेड फाइटर जेट है, जिसके साथ साथ अर्जेंटीना को ये फाइटर जेट बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना ने इन 24 सेकंड हैंड फाइटर जेट्स के लिए डेनमार्क को केवल $320 मिलियन पे किए हैं, यानी एक F-16 फाइटर जेट अर्जेंटीना को $13 मिलियन की कीमत का पड़ा है, वो भी कई सारी एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ। जबकि अगर हम अपने तेजस फाइटर जेट की बात करें तो वो इससे 5 गुना महंगा है। आज की 8th अपडेट आ रही है ईरान और अमेरिका को लेकर। अब जैसा कि हम सबने देखा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर की थी। हालांकि इस हमले में 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को इजराइल ने इंटरसेप्ट करके हवा में नष्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है कि वो ईरान से बदला लेने के लिए ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स जरूर करेगा। इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने उनसे कांटेक्ट करके कहा है कि ईरान की सरकार इजराइल को उनके ऊपर एक सिंबॉलिक स्ट्राइक करने दे ताकि इजराइल दुनिया भर में फेस सेविंग कर सके। यानी इजराइल ईरान के ऊपर ऐसी स्ट्राइक्स करेगा जिसमें ईरान को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ईरान की एक भी कैजुअलिटीज नहीं होंगी। मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसे इलाके में स्ट्राइक्स की जाएंगी जहाँ पर ना कोई मिलिट्री कंपाउंड होगा ना ही सिविलियन पॉपुलेशन होगी, जिससे इजराइल के पास कहने को हो जाएगा कि उसने ईरान से बदला ले लिया है। इसमें ना ही ईरान का कोई नुकसान होगा और दुनिया के सामने इजराइल के पास भी कुछ क्लेम करने के लिए हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये खैर ईरान और अमेरिका ही जाने। आज की 9th अपडेट आ रही है फ्रांस और अजरबैजान को लेकर। खबर है कि पिछले कल फ्रांस ने अजरबैजान में पोस्टेड अपने एम्बेसडर को रिकॉल करके वापस फ्रांस बुला लिया है। इससे अब फ्रांस और अजरबैजान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक स्टेप डाउनग्रेड हो गए हैं। फ्रांस ने कहा है कि अजरबैजान ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसने दोनों देशों के रिलेशंस को डैमेज कर दिया है, तभी उन्होंने अपने एम्बेसडर को अजरबैजान से रिकॉल कर दिया है। वैसे देखा जाए तो अजरबैजान की सरकार भारत को लेकर भी कई सारी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देती रहती है, क्योंकि अर्मेनिया फ्रांस की तरह भारत से भी कई सारे वेपन्स परचेज कर रहा है। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका से। जैसा कि आपको पता होगा, रशिया यूक्रेन युद्ध के स्टार्टिंग से ही अमेरिका कई $बिलियन फ्री में यूक्रेन की सरकार को दे चुका है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक $75 बिलियन यूक्रेन को दे दिए हैं, जबकि सभी नाटो देशों ने तकरीबन कुल मिलाकर $150 बिलियन से भी ज्यादा की असिस्टेंस यूक्रेन की सरकार को दे दी है। इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए पिछले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो आने वाले जनरल इलेक्शंस में जीत जाते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर वो यूक्रेन को गिफ्ट में $1 भी नहीं देंगे, बल्कि अगर यूक्रेन को कोई फाइनेंशियल एड देने के बारे में वो सोचेंगे भी तो वो लोन के रूप में होगी, यानी कर्जे के रूप में। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद यूक्रेन का फ्री खाता बंद हो जाएगा और लोन खाता शुरू।
वैसे सर्वे में तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे नजर आ रहे हैं। आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वो जो बाइडेन से ज़्यादा भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।